अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोकल कंप्यूटर के ऊपर एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। मसलन आपके पास होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है, पैसे नहीं है कि आप एक वेबसाइट बना के उसके ऊपर प्रैक्टिसेस कर सकें या वर्डप्रेस को सीख सकें, तो आप कंप्यूटर के ऊपर ही ये चीज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके लिए क्या करना है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और सारा प्रोसेस समझना है। वेबसाइट को बनाने के लिए आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं लोकल कंप्यूटर के ऊपर और वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा। आपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसको XAMPP कहते हैं, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपने अपने कंप्यूटर की पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना है। यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाएंगे, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मेरा 64 बिट है तो मैं यहाँ से गूगल में 64 बिट वाला ये जो वर्जन है ना, इसको इंस्टॉल करूँगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि अपने सी पैनल में जाना है। यहाँ पे जैम के अंदर जाके आपने यहाँ पे ये जैम कंट्रोल है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो पैनल है ना वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्च करके भी जैम्प विंडो में इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपाची सर्वर को ऑन करना है, स्टार्ट करना है और MySQL को आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसके एडमिन में जाना है। अपाची में भी जा सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन में जाके भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसका URL चेंज कर दूँगा, PHP माई एडमिन। यहाँ पे हमने अपना एक डेटाबेस बनाना है ताकि हम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तो उसमें एक डेटाबेस भी हमने बनाना होता है। वो लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही हम बना लेंगे। यहाँ से आपने इन दोनों को स्टार्ट करके मिनिमाइज़ कर देना है और फिर आपने साथ ही वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। wordpress.org के ऊपर जाएं आप। यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन जो है ना वर्डप्रेस का, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए वो टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन के अंदर आपने जाके इसको एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ट्यूटोरियल के नाम से जो है ना इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ये आपने याद रखना है, आपका जो डेटाबेस का नाम हो वो आपको याद होना चाहिए। ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करें, wordpress.org/download/ इसके ऊपर आप जा सकते हैं। ये डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2.2 है जो कि लेटेस्ट वर्जन है इसका। इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए आप 7zip फाइल एक्सट्रैक्टर को सर्च करें। आपके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जो कि आपके जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। इसके अलावा हमारे पास वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुकी है, इसको हम कर लेते हैं अनजिप। आपने 7zip को इंस्टॉल करना है पहले। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जाके आपने अपने इसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करते हुए ना, यहाँ से आपने 64 बिट या 32 बिट का जो इसका वर्जन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने इसको किया हुआ है इसलिए मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे मैं ऐसे इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा 7zip के अंदर। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 6.2.2 जो है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट होना। अब मैंने क्या किया है, डेटाबेस का जो नाम रखा है वो ट्यूटोरियल के नाम से रखा है। और इसी तरह मैं यहाँ पे जो अपनी फ़ाइल बनाऊंगा ना, इसके अंदर आपने जाना है। ये जो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है फ़ाइल, उसके अंदर ही जाके आपने फिर
htdocs के अंदर जाके इसको पेस्ट करना होता है। अब ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे, इसको आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। अब ये वाला फोल्डर जो है ना, इसके अंदर मैं आपको ओपन करके ये वाली फाइल्स दिखा देता हूँ जो कि इसके अंदर होती हैं। इसको आपने अपने htdocs के अंदर लेकर जाना होता है। हम क्या करेंगे कि वर्डप्रेस को अपने वर्डप्रेस का ना नाम चेंज कर देंगे, ट्यूटोरियल। जैसे हमने डेटाबेस का नाम रखा था, इसी तरह हमने इसका भी ट्यूटोरियल लिख दिया। और हमारी जो वेबसाइट का समझें URL होगा ना, जैसे कि onlinehelper.com हो गया या कोई भी URL है, उसको हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं सेम हमने फाइल का नाम इसी तरह लिख लिया। इसको मैं कॉपी करूँगा। इसको रीनेम करने के लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करके नीचे रीनेम के ऊपर क्लिक करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने माई PC में जाना है, जहाँ पे आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है उसके अंदर जाना है। यहाँ पे इंस्टॉल हुआ होगा, इसके अंदर आपने htdocs के अंदर जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे और सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ये पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास फोल्डर आ जाएगा। मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे बनाई हुई हैं वेबसाइट्स टेस्टिंग के लिए। वैसे हम लाइव वेबसाइट भी आपको बना के दिखाएंगे कि किस तरह से आप एक वेबसाइट के ऊपर डोमेन लेंगे और होस्टिंग लेंगे, फिर उसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, कस्टम फाइल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको आगे जाके समझाई जाएंगी। ये हमारे पास पेस्ट हो चुका है। अब हमने इसको एक्सेस कैसे करना है। एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, लोकल होस्ट / ट्यूटोरियल हमने उसका नाम रखा था, स्लैश करके आप इंटर करेंगे। जो थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो इंस्टॉलेशन है, पहले हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है, फाइल्स सारी डाउनलोड होंगी। उसके बाद हम इसके अंदर पूरी चीज़ें ऐड करने के बाद अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये लिखना है और थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये लोड ना हो जाए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि आपका ज़ैम्प सर्वर जो है ये वाला, ये चलता हो, इसके बगैर ये ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका लोकल सर्वर है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर इस तरह की एक सर्वर बना देता है जिससे आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसके पहले सर्वर के ऊपर जाते हैं जहाँ पे चीज़ें आपकी पड़ी होती हैं, जो भी फाइल आपने क्लिक की होगी उसकी जो फाइल्स हैं वेबसाइट्स की, जहाँ पे जिस सर्वर पे पड़ी होंगी वहाँ से डायरेक्ट आपके पास वो स्क्रीन के ऊपर चीज़ें डाउनलोड होती हैं। इस तरह आपने यहाँ पे लोकल कंप्यूटर के ऊपर एक सर्वर बनाया है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से आप कंटिन्यू करें, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रखें। अब आपने लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है, डेटाबेस का नाम लिखना है और यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह। हमने क्या रखा था नाम, आप बताएं। ट्यूटोरियल। यूज़र नेम आप रूट लिखेंगे, पासवर्ड कुछ भी नहीं, और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। रन द इंस्टॉलेशन। अब आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, साइट टाइटल, जो वेबसाइट का टाइटल होता है ना, जैसे कि यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है 7zip.org, यहाँ पे वो नाम आपका शो होता है जब भी आप वेबसाइट का कोई टाइटल लिखते हैं, जैसे कि 7zip, और उसके साथ आप कोई भी चीज़ लिखना चाहे तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। मैं जैसे कि फॉर SEOs, यूज़र नेम मैं एडमन लिख दूँगा, यहाँ पे भी आप एडमन लिख दें, आप कोई अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंफर्म योर यूज़ ऑफ वीक जो है, आप यहाँ पे ना रैंडम सी ईमेल दे दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप असली वाली ही दे दें। डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्राम इंडेक्सिंग दिस साइट, ये भी आप कर सकते हैं कि सर्च इंजन जो है ये आपकी टेस्टिंग के लिए, अगर आप इसको चेक करते हैं अनचेक करते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसको चेक कर दें तो वो बेहतर है। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर आप क्लिक कर दें, आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसमें कोई इशू आया, कोई डेटाबेस का नाम जो आपने लिखा है वो गलत लिखा, या फिर जहाँ पे आपने रूट देना था यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह, वो चीज़ें अगर आपने गलत दी तो यहाँ पे आपको इशू आएगा। अब देखें सक्सेस है, ये हमारा वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुकी है। मैं क्या करूँगा, एडमन लॉगिन करूँगा,
क्योंकि हमने इसके अंदर एडमिन ही यूज़र नेम दिया था और एडमिन ही इसका पासवर्ड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है लोकल कंप्यूटर के ऊपर। अब इसमें अगर आप इसको देखना चाहें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जो ट्यूटोरियल आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, लोकल होस्ट ट्यूटोरियल। ये देखें, ट्यूटोरियल फॉर एसईओ, जो कि हमने वेबसाइट का टाइटल रखा था वो ये वाला है। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट हमारी चल रही है। ये आपका मेन होम पेज आ गया। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि वर्डप्रेस को पहले तो समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं पहले। तो आप क्या फ़िलहाल जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके मेन इंटरफेस को समझेंगे कि ये क्या है। अब यहाँ पे जो आपको मेन स्क्रीन नज़र आती है ना, ये इसका डैशबोर्ड है। इसको आप यहाँ से मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। ये आपका मेन इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपने हमेशा डैशबोर्ड ओपन करना होता है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जो कि आपकी साइट का टाइटल होता है। फिर यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलता है, जो कि इसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं, जो कि रिसेंट होगी। उसके ऊपर थीम जो भी है, जो भी चीज़ आप चेक करना चाहें, आप अपनी वेबसाइट को इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका डैशबोर्ड पहली टैब आता है। इसके अंदर आपको ये वाली ऑप्शंस मिलते हैं, साइट हेल्थ मिलता है। इसके अलावा भी यहाँ पे आप चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपडेट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अपडेट्स की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको नज़र आएंगे कि आपके जो प्लगइन्स हैं, जो आपके थीम्स हैं, उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आएंगी। योर प्लगइन्स आर ऑल अप टू डेट, थीम्स आर ऑल अप टू डेट। आपका जो वर्डप्रेस है, यहाँ पे आपने वर्डप्रेस को हमेशा जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे एसईओ के लिए, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका वर्डप्रेस अपडेटेड हो, उसके प्लगइन जो आप अच्छे यूज़ करें वो अच्छे हों और साथ ही अपडेट होते रहें टाइम टू टाइम, वीकली, मंथली, जो भी उनकी चीज़ें हैं। अपने प्लगइन्स भी अच्छे इस्तेमाल करने हैं, थीम्स भी अच्छे इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है ना ऐसे ही खूबसूरती भी देखें और थीम को देखें नहीं, कि उसके अंदर जो चीज़ें वो अपडेट हैं, उसके अंदर जो कोडिंग है, जो डेवलपर्स हैं वो अच्छे हैं, जो चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। तो आपने ये चीज़ें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि वेबसाइट को बनाने के लिए ना, बनाना तो ईजी है, हर कोई बना लेता है आजकल, लेकिन जब आपने एसईओ के ऊपर करनी होती है, तो हम चूँकि एसईओ के लिए वेबसाइट को सीख रहे हैं, तो आपके जो वर्जन्स हैं सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने अपडेट्स के अंदर जाते रहना है और देखते रहना है कि कौन सी वर्डप्रेस की चीज़ें हैं जो कि अपडेट होने वाली हैं। ठीक है, और फिर आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाली टैब ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ऑल पोस्ट, जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। बल्क में भी आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने नई पोस्ट बनानी है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके एक नई पोस्ट बनाएंगे। अगर आपने इसके अंदर कोई पोस्ट डिलीट करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बल्क एक्शंस के अंदर आप यहाँ पे इसको एडिट करना चाहें या फिर इसको मूव टू ट्रैश रिमूव करना चाहें, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं और आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। इसी तरह यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एडिट करेंगे अपनी जो भी आपकी पोस्ट हो, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। फ़िलहाल मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको डेट वाइज चीज़ें मिलेंगी कि आपने अगर मंथली बेस के ऊपर चीज़ें चेक करनी है तो यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज आपकी यहाँ पे सारी शो होंगी, मतलब आपकी वेबसाइट है कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एसईओ होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे कि मोबाइल मार्केटिंग आ गई, पीपीसी आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो जैसे जैसे आप कंटेंट बनाएंगे तो अपनी कैटेगरीज वाइज बनाना है। हम जो लिंक्स होते हैं ना, इंटरनल लिंकिंग और किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। फिर आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जो कि थोड़ी सी मिस हो गई थी, स्क्रीन ऑप्शंस।
स्क्रीन ऑप्शंस में आपको यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आथर है, चेक है, तो समझिए यहाँ पे आपके पास आथर जो है उसका आपको टैब नज़र आ रही है। कैटेगरीज़ को क्लिक करेंगे तो कैटेगरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह टैग्स को क्लिक करेंगे तो टैग्स ऐड हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। कमेंट्स को आप देखना चाहें तो कमेंट्स भी आपके यहाँ पे शो होंगे। डेट भी आपको नज़र आएगी कि जिस डेट में आपने कोई भी चीज़ पब्लिश की है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ़ आइटम्स पर पेज, एक पेज के ऊपर कितने आपको आइटम्स नज़र आने चाहिए। इसके अंदर आप यहाँ पे अगर 40 कर दें, 50 कर दें, तो वो आप नंबर ऑफ़ पेजेस को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप इसको स्क्रीन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने ऐड न्यू और कैटेगरीज और यही चीज़ें तकरीबन जहाँ पे भी आपको मिलती हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ऐड न्यू की टैब ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको पोस्ट और दूसरी चीज़ें भी नज़र आएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको पोस्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है या आप एक नई पोस्ट ऐड करेंगे। मैं इसको वापस ही ले जाता हूँ, बाद में हम एक नई पोस्ट बना के आपको दिखाएंगे कि एक पोस्ट एसईओ फ्रेंडली कौन सी होती है और किस तरह से हम उसको बनाते हैं। फिर आपके पास कैटेगरीज़ का ऑप्शन आता है। इसके अंदर आपको कैटेगरीज़ मिलती हैं जो कि आपने आगे जाके हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर टैग्स हैं जो कि आप टैग्स को भी हेडिंग में आपके शो होते हैं। ठीक है, मीडिया है जो कि बहुत अहम फोल्डर है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आप तस्वीरें, वीडियोस, पीडीएफ्स और जितना भी आपका डेटा होगा, पीएनजी है, चाहे वो वीडियोस हैं, जो भी डेटा है आपका यहाँ पे सारा शो होगा। आपने कोई इमेज ऐड करना है अपनी वेबसाइट में तो यहाँ पे आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर एक नया इमेज ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे यहाँ पे वो सारे शो होते जाएंगे आपको। इसी तरह ऐड न्यू है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके जैसे कि आप इसके ऊपर ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। एक इमेज मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए इस चीज़ का कि ये किस लिए यूज़ होता है। जैसे कि चलें यही ऐड कर देते हैं, इसको ओपन करें। जैसे आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास इमेज आ गया। इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना होता है। जब भी आपने वेबसाइट बनानी है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसको आल्ट टेक्स्ट कहते हैं, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो कि हम ऐड करेंगे तस्वीर और सारी एसईओ के हवाले से तो फिर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपने आल्ट टेक्स्ट को समझना होता है जो कि हम एसईओ के कोर्स में कर रहे हैं। वहाँ पे आपको ये चीज़ें ऐड करनी है और बताई जाएंगी कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, ये आपके पास इमेज आ गया। जब आपने इमेज यूज़ करना है तो यहाँ से कॉपी यूआरएल करेंगे और वहाँ पे जाके आप उसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेजेस हैं। जब आप पेज बनाएंगे, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं, ब्लॉग का पेज बनाते हैं, कुछ पेजेस आपको बिल्ट मिल जाते हैं और कुछ आपने करने हैं। तो यहाँ पे वही जिस तरह पोस्ट का ऑप्शन था ना, यहाँ पे आपने इसके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास एक नया पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप उसका टाइटल और उसके अंदर जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं एक पेज बनाने के लिए वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। ये आपको ना बाद में चीज़ें तैयार करके दिखाई भी जाएंगी। उसके बाद आपको ऐड न्यू वही सारी चीज़ें जो हमने पहले की हैं। कमेंट्स का आपको सेक्शन मिलता है कि अगर आपने कोई कमेंट ऐड करना है या कोई माइनस करना है, कोई देखना है कौन सा कमेंट आया है, तो यहाँ पे आपको कमेंट्स शो होंगे। अपीयरेंस जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर जो आपका थीम होगा ना वो आपको नज़र आएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी आपके पास थीम्स होंगे वो आपको नज़र आएंगे। जैसे कि हम इस वक्त जो थीम यूज़ करें एक सिंपल सा है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ये एक्टिव है। आप देखें इसके ऊपर ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन है क्योंकि इसको आपने एक्टिव किया हुआ है और यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल रहा है कि आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई और ऐड करना चाहें, इनमें से जो ऑलरेडी होते हैं 2021 है, 2022 है, इनको आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। इनका लाइव प्रीव्यू देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इनको रिमूव कर रहा हूँ। हम कोई और थीम इंस्टॉल करेंगे जो कि बेहतर होंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। और नया थीम ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है और थीम जैसे ही यहाँ पे आप जो भी करते हैं ना, मैं आपके सामने एक थीम इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट थीम है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एडिटर का भी ऑप्शन मिलता है। देखें अब
जो हमारे पास प्री बिल्ट या डिफ़ॉल्ट में एक थीम आ रहा था उसके साथ इतने ऑप्शंस नहीं थे। अब जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा ना, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखना आप यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएंगी जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि हम अपना थीम पूरे का पूरा ऐड कर देंगे। तो जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपने स्टार्ट में करनी होती हैं, ऐसा ना हो कि आप बाद में आकर फिर इसके ऊपर चेंजेस करना शुरू कर दें। उस तरह आपका नुकसान होगा। क्या होगा कि आपका एक डिज़ाइन बना हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप एक दफ़ा ही थीम का इंतखाब करें और अच्छा सा थीम लें। ये कैडेंस थीम बहुत अच्छा है, अपडेट भी रहता है और साथ में इसका एक लाइट वेट वर्जन है। मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो हमारे पास ये इधर आप देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया तो पहले हमें सिर्फ एक जो है ना एडिटर की चीज़ नज़र आ रही थी, ऑप्शन नज़र आ रहा था। आप देखें यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इस थीम के लिहाज से यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कस्टमाइज़ का आपको टैब मिल रही है, विजेट्स मिल रहे हैं, मेन्यूज़ मिल रहे हैं, कैडेंस जो इसका अपना है एक ऑप्शन वो भी मिल रहा है, थीम फाइल एडिटर भी मिल रहा है। ठीक है, अब हमने थीम चेंज किया है तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारे का सारा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये थीम सारा चेंज हो गया और बड़ा एक लाइट सा खूबसूरत सा थीम हमें नज़र आ रहा है। फिर हमें प्लगइन्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप प्लगइन्स देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल होंगे वो हमें नज़र आएंगे। क्योंकि अभी तक हमने कोई इस तरह का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया तो दो आपको प्लगइन मिलते हैं। ये बड़ा बेहतरीन किस्मत एंटी स्पैम प्रोटेक्शन के लिए आपको थीम मिलता है। इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी सेटिंग करने वाली होती है वो आपने कर लेनी है। ये भी आपको एक थीम मिलता है। अच्छा, इसके अंदर जब आपने थीम इंस्टॉल करने हैं ना तो आप यहाँ पे कोई भी थीम लिख सकते हैं। जैसे कि योस्ट है, आप एसईओ के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप योस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने एक ऐड न्यू करना है, वो जो एग्जिस्टिंग है ना वो हमें नज़र आ रहे थे प्लगइन्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐड न्यू का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं योस्ट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है तो वो ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। जब भी आपने कोई प्लगइन देखना है, उसकी रेटिंग देख लेनी है, उसके स्टार्स देख लेने हैं, उसकी इंस्टॉलेशन नंबर्स देख लेने हैं और अपडेटेड 6 डेज अगो। ये देखें कि कितना अच्छा है कि ये 6 दिन पहले ही अपडेट होता है। यहाँ पे आप देखें 3 वीक्स हैं, 1 वीक्स और पता नहीं क्या क्या, इतने मतलब अच्छे नहीं हैं। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है जब भी आप थीम इंस्टॉल करें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ पे जब आप पोस्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको नीचे थोड़े से ऑप्शन नज़र आते हैं एसईओ के हवाले से कि आपकी जो एसईओ है वो कैसी है, उसकी रीडेबिलिटी कैसी है। उसको आप जो है ना उसके अंदर सोशल शेयरिंग के लिए जो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। और जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास इस पैनल के अंदर वो योस्ट वाला ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे सेटिंग में जाके सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा आपको प्लगइन फाइल एडिटर का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप किसी प्लगइन की फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है तो इसको आप ना छेड़ें। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास योस्ट एसईओ का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यूज़र्स आते हैं। अच्छा, यूज़र्स के अंदर क्या करना होता है कि आपके पास जितने भी यहाँ पे आपने ना इसको फर्स्ट टाइम जैसे ये इंस्टॉल होता है ना तो आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र्स का ऑप्शन मिलता है, इसको हम बाद में देखते हैं। ऑल यूज़र्स, जितने भी आपके यूज़र्स होंगे, आपने किसी को एडमिन बनाया है, किसी को एडिटर बनाया है, किसी को एसईओ के लिए आपने एक्सेस दी हुई है तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि अगर रैंडम हमने ईमेल दी है ना तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका एक नुकसान था, अगर आप किसी और को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे चेन रोल, मतलब किसी को आप एडमिन बनाना चाहते हैं, किसी को एसईओ एडिटर के लिए आप हायर करना चाहते हैं, एसईओ मैनेजर के लिए, या सब्सक्राइबर जो भी है आपने यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आप किसी को बनाएंगे तो उसके पास पूरी वेबसाइट की एक्सेस चली जाएगी, वो उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, इवन कि आपको भी रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब मैं खुद ही यूज़र हूँ, चूँकि हमने एक एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था जो यहाँ पे हमारे पास एक ही यूज़र आ रहा है। ठीक है,
आप किसी और को ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में करके या पहले आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी को आप एक्सेस देते हैं अपनी वर्डप्रेस की तो वो इसके अंदर चेंजेस कर लेगा, उसका नाम लिखेंगे, उसकी ईमेल ऐड करेंगे, उसका नाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, और पासवर्ड यहाँ पे आप उसका सेट करेंगे खुद और उसको देंगे, और यहाँ से आप उसका रोल सेलेक्ट करेंगे कि उसका रोल क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल्स आएंगी, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें ओडी एडमन जो कि एक सिंपल नेम है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ें चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, टूल्स हैं, टूल्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वेबसाइट के अंदर किसी चीज़ को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वेबसाइट को, साइट का हेल्थ देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप चीज़ें मज़ीद देखना चाहते हैं तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि किसी ऐसी चीज़ को आप ना छेड़ दें जिससे आपकी पूरी वेबसाइट ब्रेक हो जाए, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सेटिंग्स जो कि बहुत अहम हिस्सा है, इसके ऊपर हम जाते हैं, जनरल के अंदर जाएंगे। जनरल में आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो कि एक वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कि साइट टाइटल है, यहाँ पे आप कुछ और भी ऐड करना चाहें, माई डेमो वेबसाइट, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट का URL है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। HTTP आपको नज़र नहीं आ रहा, वो हाइड है। इसी तरह आपके पास ईमेल है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसका काफ़ी सारा जो भी बंदा आएगा ना नया, तो उसका जो रोल आएगा वो आपने यहाँ पे करना है, लेकिन इसको आप अनचेक करें, इसको छेड़े नहीं। एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारा एक बंदा था तो उसने इसको एनीवन कैन रजिस्टर और नीचे से उसने एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। उसका नुकसान क्या हुआ कि हर बंदा जब ज्वाइन करता, लॉग इन करता, तो वो एडमिन बन गया और उसने इतने मतलब मसले बने कि वेबसाइट ही उड़ गई। ठीक है, आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक तो यहाँ पे आपने एनीवन कैन रजिस्टर को अनचेक करना है अगर आप लोगों को रजिस्टर नहीं करवा रहे, और फिर सब्सक्राइबर की आपने एक्सेस देनी है ताकि जो भी आए वो एज ए सब्सक्राइबर आए। ठीक है, और डेट फॉर्मेट वगैरह है, ये चीज़ें आप छोड़ ही दें तो बेहतर है, इनके साथ आप पंगे ना लें। अच्छा, राइटिंग का ऑप्शन मिलेगा। राइटिंग के अंदर आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आप चीज़ों की कैटेगरी कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी कैटेगरीज आपने बनाई होंगी वो डिफ़ॉल्ट आप कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक कैटेगरी आपकी सारी पोस्टों की बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत मिलती हैं, इनको आप ना छेड़ें, बेहतर रहेगा। रीडिंग के अंदर जाते हैं जो कि बहुत एक अहम चीज़ है। यहाँ पे जो हमारा पेज है ना, वो देखें आप एक पोस्ट की तरह है। अब यहाँ पे हम अक्सर वेबसाइट जब बनाते हैं तो हम एक स्टैटिक पेज बनाते हैं, अच्छा सा होम पेज डिज़ाइन करते हैं, और उस होम पेज को हम शुरू के ऊपर ही दिखाते हैं जैसे कि हमारी वेबसाइट लोड होना। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सैम्पल पेज, और पोस्ट के लिए भी सैम्पल पेज ही फ़िलहाल कर देते हैं। अच्छा, फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं। अगर सैम्पल पेज यही है तो फिर तो हो जाएगा, अगर ना हुआ ना तो फिर थोड़ी सी आपको चेंजेस यहाँ पे नज़र आएंगी, क्योंकि हमने चेंज किया है उसका सेटिंग्स। तो देखते हैं अभी। हाँ, ये देखें, ये चेंज हो गया, क्योंकि सैम्पल पेज जो था ना हमारा वो इस तरह का था, तो जब भी कोई यूज़र आएगा तो इस तरह का उसको पेज नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहता हूँ कि फ़िलहाल इसको छेड़ें नहीं, पहले अपना होम पेज अच्छे से बना लें, उसके बाद उसको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये अपनी पुरानी हालत में जो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज था वो आ जाएगा, जिसके ऊपर पोस्टें नज़र आ रही थी। हम इसको बाद में चेंज करते हैं क्योंकि हम अपनी पोस्टें ब्लॉग्स के ऊपर दिखाते हैं, और होम पेज पे एक अच्छा सा पेज डिज़ाइन करते हैं ताकि जो भी विज़िटर या यूज़र आए तो वो हमारी मेन चीज़ें देखे जो हमारी सर्विसेज होती हैं, और एक अच्छा सा डिज़ाइन करके हम उस चीज़ को दिखाते हैं। उसके बाद आपको डिस्कशन का ऑप्शन मिलता है। डिस्कशन के अंदर आपको दूसरी चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आप ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना करें जब तक आपको ज़रूरत ना हो, इतना ये ज़रूरी नहीं है। और मीडिया है, मीडिया के अंदर जो आपने सेटिंग की होगी वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि आपने जो विड्थ और हाइट रखी है बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेज की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप थंबनेल साइज़ भी सेट कर सकते हैं। थंबनेल साइज़ आप बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इनको छोड़ें तो सही है। अच्छा, परमालिंक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना URL का, उसमें आपको काम आती है। परमालिंक क्या है, मतलब ये मेरा पेज है या ये सैम्पल पेज है, तो आप जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे URL आप देखेंगे चेंज हो गया है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे इसका यूआरएल चेंज करना चाहूँ पोस्ट नेम के हवाले से, तो मैं पोस्ट नेम के हवाले से भी कर सकता हूँ। मसला मैं इसका न्यूमेरिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसका जो यहाँ पे ना, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा अभी, तो ये वाला यूआरएल आपको चेंज नज़र आएगा। देखें जब मतलब ये पेज जब बनना है ना, आपको वो डेट नज़र आएगी। देखें वो जो index.php था वो ख़त्म हो गया और सिर्फ आपको पोस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। परमालिंक इसका चेंज हो गया। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको पोस्ट नेम के हवाले से ही करता हूँ। और कस्टम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप पोस्ट नेम के हवाले से करें, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है और इसके अंदर जो चीज़ें आप करते हैं वो पोस्ट के नाम से आती हैं, जैसे कि एसईओ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यूआरएल अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा, जो कि इसके दरमियान एक और चीज़ भी ऐड हो जाएगी। फ़िलहाल नहीं हुई, खैर उसको बाद में देखते हैं। फिर योस्ट एसईओ है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में करेंगे। इस कोलैप्स को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास सिर्फ आइकन टाइप की बार नज़र आएगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और ऐड न्यू के ऊपर कोई आप नई पोस्ट लगाना चाहते हैं, पेज ऐड करना चाहते हैं, इमेज या यूज़र ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। अब हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे, किसी पेज को बनाना है, पोस्ट बनानी है, वो चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को ना कस्टमाइज़ करेंगे। ये हमारा होम पेज है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे होम पेज के ऊपर आप चले जाएंगे। कस्टमाइज़ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप लॉगिन हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ये बार आपको नज़र आ रही होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ना अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलता है। सिंपल, आपने जब लॉगिन किया होगा तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा। ये बार सिर्फ आप देख सकते हैं क्योंकि आप एक एडमिन हैं। और अगर आप इसके अलावा यहाँ से अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें आएंगी जिनको हम यूज़ करते हुए पेज बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पहले हेडर को कैसे सेट करते हैं, हेडर के अंदर कुछ चीज़ हो तो उसको ऐड माइनस कैसे करते हैं, मेन्यू बार कैसे बनाते हैं, फिर नीचे जो विजेट्स होते हैं, फुटर एक बनाना, वो कैसे फुटर बनाया जाता है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। सबसे पहले हम हेडर को सेट करेंगे, उसका जो साइज़ है छोटा बड़ा वो करेंगे। अच्छा, वेबसाइट के अंदर आपको ना जब कस्टमाइजेशन के ऊपर आप आते हैं बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पे। अब ये हमारे थीम के हिसाब से है कि इसका हेडर का कलर ये है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा आपको दूसरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कलर्स के अंदर जाएंगे। कलर्स के अंदर आपको मिलता है कि आप जो भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहिए, साइड बैकग्राउंड, मैं इसको चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा। इसी तरह हेडर का कलर है, आप हेडर का करना चाहें हेडर का भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो है उसका कलर और बैकग्राउंड जो चीज़ें हैं उनका कलर भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत खुद करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए काम करना। ठीक है, अब इसमें दो कलर यूज़ हो रहे हैं, एक वाइट है और एक थोड़ा सा ये इस तरह का है कि मुझे इसका नाम नहीं याद, आप खुद देख लें। अच्छा, बैकग्राउंड में साइड कलर है कंटेंट बैकग्राउंड ये है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कंटेंट का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, जो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइटल अबव कंटेंट बैकग्राउंड ये आप चेंज करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो टाइटल वगैरह है ना वेबसाइट, वो तब बनेगा जब आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, टाइटल के ऊपर जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आप प्ले कर सकते हैं, जिनके साथ बटन्स का कलर आप चेंज करना चाहें तो जब आप बटन ऐड करेंगे तो उनका कलर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कलर भी चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अभी चूंकि हम इसके ऊपर नहीं है ना, तो इसलिए आपको ये चेंजेस अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहे। मैं फ़िलहाल इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये चेंजेस हो रही हैं या नहीं। खैर, ये आपने ना खुद भी कुछ चीज़ें ट्राई करनी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने एक दो दफ़ा देखना है कि कौन सा कलर है, कौन सी चीज़ हमने चेंज करनी है। बाद में इसको आप मिनिमाइज़ करते हैं, अनडू रीडू करके ना चेक कर सकते हैं चीज़ों को। फ़िलहाल हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। और टाइपोग्राफी है कि आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, एसईओ के हवाले से आपने जब फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं ना, तो फ़ॉन्ट्स एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करने। उसकी रीज़न क्या है कि एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड बढ़ाते हैं। वो एक और फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर के ऊपर लोड होती है जब आप किसी की
ब्राउज़र में अपनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, कोई बंदा आता है तो उसकी मतलब इंटरनेट और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं और उसका जो है ना रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है लाइट वेट और वो वाले बाय डिफ़ॉल्ट कलर फ़ॉन्ट्स जो हैं वो यूज़ करें। इसी तरह आप H1 का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो आगे जाके हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे जब हम चीज़ बनाएंगे, कोई भी पेज बनाएंगे। ठीक है, ये था कि कलर्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का और दूसरी चीज़ों का। अब हमारे पास आता है हेडर। हेडर में हमारे पास सबसे पहले ऊपर लोगो आता है। लोगो हमारे पास नहीं है, हमने सिर्फ टाइटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको टाइटल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ना ट्यूटोरियल लिखता हूँ तो ये सिर्फ आप देखेंगे कि ट्यूटोरियल आ गया। यहाँ पे मैं लोगो ऐड करना चाहूँ, लोगो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कोई सा भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ एंड डाउनलोड्स में चाहे ये मैं एक रैंडम सा कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जस्ट चेक कराने के लिए कि आप किस तरह से इसका हेडर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको आपने क्रॉप कर लेना है और ठीक है, यहाँ से आप क्रॉप या स्किप क्रॉपिंग करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब इसका साइज़ है, आप इसको 100 कर दें। 100 नहीं तो आप इसको 85 भी बहुत है, खैर हाँ छोटा सा अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद आप चेंज करना चाहें इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप इसके साथ लोगो एंड टाइटल ऐड करेंगे ना तो आपका जो टाइटल है वो भी ऐड साथ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और साइट आइकन जो है वो यहाँ पे नज़र आता है। जैसे ये देख रहे हैं आप जैम का साइट आइकन नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से ना इसको साइट आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। किधर गया, एक मिनट, हाँ साइट आइडेंटिटी, ये साइट आइकन, साइट आइटल को यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। हम इसी को ना यहाँ पे टाइटल भी साइट टाइटल ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ये देखें आप, इसका जो है ना चेंज हो चुका है, सॉरी साइट टाइटल। अब यहाँ पे आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें, इसका फ़ॉन्ट छोटा बड़ा करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। फुटर है, फुटर हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि फुटर जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, मसलन मैं यहाँ पे अपना लोकल एक नई टैब में जाते हैं और ट्यूटोरियल था हमारा, इसके ऊपर आप देखेंगे कि ट्यूटोरियल वाली जो वेबसाइट का फुटर होगा वो सिंपल होगा, हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सोशल ऐड करता हूँ तो हमारे पास फुटर में ये सोशल का जो विजेट है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप अभी देखेंगे, ये देखें, ये हमारे पास एक छोटा सा और फुटर है और इसके ऊपर एक और आ गया। अब इसके अंदर ही ये 3 बन सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, 1 2 3। मैं आपको अपना एक फुटर दिखा देता हूँ ना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से हम फुटर को डिज़ाइन करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड कर दी, और इसके अंदर मैं कोई और चीज़ भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, HTML वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे है, इसके ऊपर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, विजेट जो है ना यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। अब एक और विजेट आ गया, अब उसको आप चेंज करना चाहें, उसके अंदर आप HTML लेके जाएं और उसके अंदर होम जो है वो सेट कर लें। ठीक है, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए है कि आप किस तरह से चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने माइंड खुद भी लगाना होता है कि दूसरी वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन होती हैं। ये जैसे कि मेरी वेबसाइट है और देखें यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन ऐड किए हुए हैं, 1 2 3, और नीचे भी है जैसे कि सोशल हमने ऐड किया, फिर ये मैंने वीकली अपडेट है और नीचे इसी तरह इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप और चीज़ें भी ऐड करना चाहें जैसे कि यहाँ पे ऐड हुई हुई आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, आप फुटर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जनरल है, जनरल के अंदर आपको लेआउट नज़र आता है कि आपने जो लेआउट का साइज़ है वो है कितना रखना है, फ़ॉन्ट्स कितने रखने हैं, इनको आप ज़्यादा ना छेड़ें। ठीक है, साइड बार है कि आप जो साइड बार की विड्थ है वो कितनी रखना चाहते हैं, उसके अंदर जो विजेट्स हैं वो कितना रखना चाहते हैं। तो एक स्टिकी साइड बार है कि आपकी जो साइड बार है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर स्टिकी आपको नज़र आती है। अक्सर आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट को तो साथ ही वो स्टिकी आपको नज़र आ रही होती है जो उसकी साइड बार है।
फिर आपको इमेजेस मिलते हैं, इसके अंदर आप इमेजेस का साइज़ वगैरह जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप आगे जाके मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पोस्ट का लेआउट है, जो एक सिंगल पोस्ट है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये आगे जाके हम ना इसको और भी पढ़ेंगे। बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि जो हमारा पेज है ना, इसका देखें फुल विड्थ है, जैसे कि ये भी मेरा एक पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फुल विड्थ है, इसकी पूरी विड्थ है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब ये लोड हो जाए, देखिए ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं ब्लॉग्स के अंदर जाता हूँ, जो मेरी पोस्टें हैं, ये अब मेरा पेज है, और जो पोस्टें हैं उनका कलर आप लेआउट देखेंगे। जब मैं किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो आपको साइड पे एक साइड बार नज़र आएगी, ये देखें, ये आपको साइड बार नज़र आ रही है। यहाँ पे भी आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, कंटेंट आपका किस तरह हो, कि कंटेंट की विड्थ कितनी हो, फुल लेंथ हो, या उसके अंदर आपने जो डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आप राइट के ऊपर साइड बार रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर साइड बार रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने राइट साइड के ऊपर रखी हुई है, इसी तरह आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने पेज का जो लेआउट है वो सिंपल रखा हुआ है, जो कि फुल विड्थ है, और पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें इसी तरह आप पेज के साथ पोस्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, आर्काइव लेआउट है वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और सर्च रिजल्ट्स है, साइट आइडेंटिटी और मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ बहुत ज़रूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ एक मेन्यू नज़र आ रहा है। आप मेन्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मेन मेन्यू में इसको लिख, और यहाँ से आप नेक्स्ट करें तो हम इसको एक कस्टम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टम लिंक से मैं फ़िलहाल इसको रैंडम बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ब्लॉग बना देता हूँ, ब्लॉग पेज ऐड हो जाए। ठीक है, ऐड टू मेन्यू, फिर एक और करते हैं, जैसे कि कस्टम के अंदर जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बना लेते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऐड होते जाएंगे। फिर इसी तरह हम एक सर्विसेज का कर देते हैं, ऐड टू मेन्यू, और जैसे ही आप इसको करेंगे ना पब्लिश, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये एक नया जो है ना मेन्यू ओपन हो गया। अब पहले देखें सिर्फ एक पेज है, अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये हमारा जो कस्टम मेन्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले एडिट करके ख़ुद बनाया है। ये देखें आप, हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आप और भी चीज़ें हैं इसमें जो आप कर सकते हैं ख़ुद भी। विजेट्स हैं, विजेट्स मतलब यहाँ पे आप कौन कौन से विजेट्स ऐड करना चाहते हैं साइड बार में। जब साइड बार ओपन होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये एक पोस्ट है ना, उसकी साइड बार के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उनको विजेट्स कहते हैं। मसलन ये एक साइड पे हमारे पास लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये पेजेस हैं जो कि मैंने कस्टमाइज़ करके बनाए हुए हैं। रिसेंट पोस्ट का एक विजेट होता है जो साइड बार में लगा होता है, ये एक विजेट है, इसके अंदर ये 5 पोस्टें नज़र आ रही हैं। फिर आर्काइव का एक विजेट नज़र आ रहा है, फिर आपको ये कैटेगरीज़ का एक विजेट नज़र आ रहा है। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी एक विजेट ऐड किया हुआ है जो कि सोशल का ऐड है। फिर यहाँ पे मैंने एक कस्टम बनाया हुआ है। विजेट्स को यूँ समझें कि जैसे यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुई है ना, जैसे कि मैंने आपको इस जगह पे मिसाल दी है, ये बेहतरीन थी कि इसमें साइड बार में जो विजेट्स हैं वो ये यूज़ हो रहे हैं। इसके नीचे आप कोई विजेट्स ऐड करना चाहें, जैसे कि सिमिलर पोस्ट का एक विजेट है, और साथ ही आपको कमेंट्स का एक विजेट मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। होम पेज की सेटिंग है, उसको भी आप चेंज करना चाहें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, और एडिशनल CSS आप तब ऐड करते हैं जब आप कोई कस्टम कोई सेक्शन ऐड कर रहे हो। मसलन आप कोई चीज़ बना रहे हैं, उसके अंदर आपने CSS ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप उसकी CSS ऐड करेंगे तो वो चीज़ें आपकी काम करेंगी। ये था कि हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, हेडर को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, मेन्यू को और दूसरी चीज़ों को हम कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक पेज को एडिट करेंगे, फिर हम एक पोस्ट को एडिट करेंगे, और आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस के अंदर आप चीज़ों को कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक पेज ऐड करेंगे अपनी इसी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, मैं अपने पुराने डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ, ये दूसरी टैब्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। हम अब एक पेज भी बनाएंगे, एक पोस्ट भी बनाएंगे कि आप किस तरह से पेजेस को
ऐड करेंगे और पोस्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे वर्डप्रेस के अंदर, कोई भी आप यूज़ कर लें। अच्छा, अब आपने देखा कि हमने सबसे पहले एक पेज बनाना है। मसलन हम पेज बनाते हैं, चलें कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेते हैं कि जब कोई बंदा हमारे साथ कॉन्टैक्ट करे, या सिंपल एक पहले पेज बनाते हैं सर्विसेज का बना लेते हैं। उसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सर्विसेज है ना, इसके साथ हम लिंक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे अगर देखें अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर नीचे लोकल होस्ट ट्यूटोरियल, आगे आपको एक स्लैश हैशटैग नज़र आ रहा है। उसका क्या मतलब है कि इसके साथ हमने अभी लिंक ऐड नहीं किया, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम एक पेज बनाते हैं। जब आप पेज बिल्ड करेंगे तो उसका एक मेन H1 होता है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, अब हम SEO की चीज़ों को भी ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक आपको योस्ट SEO का सेक्शन नज़र आ रहा है। ये चीज़ें भी आपने फिल आउट करनी होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं सर्विसेज का कर रहा हूँ, तो मेरा जो मेन कीवर्ड होगा ना वो सर्विसेज होगा, और इसका जो URL बनेगा ना यहाँ पे ट्यूटोरियल से आगे सर्विसेज ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता हो कि जो आपका मेन कीवर्ड क्या है। मतलब हम किसी को चाहते हैं, कोई यूज़र गूगल में जाए और वो सर्च करे तो हमारा पेज उसके सामने नज़र आए। वो सर्च करता है सर्विसेज या किसी भी किस्म की सर्विसेज होती हैं। ख़ास करके हम इसको ऐसे करते हैं, आपको समझ आ जाए, ताकि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मतलब कोई बंदा जाता है इंटरनेट पे, वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो हमने अपना जब पेज बनाना है तो उसका मेन जो टाइटल है वो भी हमने उसको देखते हुए बनाना है कि जो कीवर्ड है ना, जो भी सर्च क्वेरी है उसके हवाले से हो, ताकि वो वाले वर्ड्स भी इसमें यूज़ हो जाएं। H1 सिर्फ वेबसाइट पर एक दफ़ा यूज़ होगा, मतलब वेब पेज के ऊपर एक दफ़ा यूज़ होगा। हर पेज के ऊपर अलग होगा, चाहे पोस्ट है, पेज है, जो भी लैंडिंग पेज है उसके ऊपर आपने एक H1 रखना है, ठीक है। अब ये हमारा कीवर्ड आ गया। जैसे कि कोई बंदा सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो हमने जो इसका टाइटल है वो उसी हवाले से लिखना है। और मैं आपको ना यहाँ पे फ़िलहाल रैंडम एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ, लोरम टिप्स, ठीक है। अब हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वाला कीवर्ड है ना, वो हमारा कीवर्ड पहले पैराग्राफ के अंदर और पहली दो लाइंस में या पहली लाइंस में नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो H1 में है वहाँ पे भी हमने यूज़ कर लिया, अपने पहले पैराग्राफ में भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है। जब आप नेक्स्ट करेंगे ना, आप स्लैश और H प्रेस करेंगे तो इस तरह आपके पास ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा जब आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, मसलन हम नीचे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टाइप ये चीज़ या चूज़ आप ब्लॉक, और इसके अलावा आपको प्लस का बटन मिलता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। मतलब मैं हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ, पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ, इमेज ऐड करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वो शो हो जाएगी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि H1 एक दफ़ा यूज़ होगा, H2 एक मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब H1 एक दफ़ा, H2 जो है आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। H1 सिर्फ एक दफ़ा होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इस्लामाबाद, ठीक है। ये हमारी दूसरी हेडिंग होगी, सही है। दूसरी हेडिंग में क्या होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे रीडेबिलिटी भी आ गई, और SEO के हवाले से भी हमने दूसरी चीज़ कर दी। मतलब आपके जो मेन कीवर्ड है वो H1 में भी होना चाहिए, और उसकी जो सब हेडिंग्स हैं जैसे H2, H3, इनमें भी ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कीवर्ड हो गया। अब क्या है, इसके बाद आप यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, और नीचे आप इमेज ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी को चूज़ कर सकते हैं जो कि आपने ऐड किए हुए हैं इमेज, उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यह ऐड किया हुआ है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज में मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरे कंप्यूटर में डायरेक्ट ना आए, बल्कि मैं उसमें ब्राउज़ करके अपने कंप्यूटर के ऊपर लेकर आऊँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड के ऊपर जाऊँगा, और मेरी लाइब्रेरी में ये मुझे ले जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है,
इसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला सेक्शन आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर जाएं और इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेंटर करना चाहें, जो भी चीज़ें करना चाहें, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें, इटालिक करना चाहें, लिंक बनाना चाहें, ये चीज़ें आपको ऑप्शंस मिलते हैं जो कि गुटेनबर्ग एडिटर है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये आपका पेज हो गया। आप इसके अंदर जितना भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें इमेजेस ऐड करना चाहें, वीडियो को एम्बेड करना चाहें यूट्यूब की, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी मिसाल थी। अब यहाँ पे फोकस की फ्रेज़ है। अब मैं थोड़ी सी आपको एसईओ के हवाले से चीज़ें बता देता हूँ। फोकस की फ्रेज़ क्या होगा यहाँ पे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये यूज़ करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नीचे जो जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ना, की फ्रेज़ हाँ, की फ्रेज़ प्रिविलेज, हाँ, ये देखें यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आएंगी। वो बताएगा कि ये चीज़ आपकी सही नहीं है। जो ग्रीन होगी मतलब आपने वो चीज़ कर ली। ये आपको साथ साथ इंडिकेट कर रहा होता है आउटबाउंड इसमें नहीं है, आपने इमेज ऐड नहीं किया, इंटरनल लिंक्स नहीं लगाए, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं की, और टाइटल वगैरह जो भी चीज़ आपकी मिसिंग होगी ये आपको दिखाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। मेटा डिस्क्रिप्शन जहाँ पे होती है ये वाली जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग ये भी आपने ऐड करना होता है, जो कि एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन समझने वाले को पता चलता है कि जो चीज़ मैंने सर्च की है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, फिलहाल हम एसईओ को नहीं कर रहे, हम एक वेबसाइट को बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। बाद में हम देखेंगे कि आप जब पोस्ट बनाते हैं ना, तो उस टाइम आपको एसईओ को कैसे मतलब देखना होता है, वो अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एसईओ के हवाले से। अभी हम एक वेबसाइट के ऊपर पेजेस और वेबसाइट को बनाने का प्रोसेस सीख रहे हैं अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, अब ये हो गया कि हमने एक पेज बना लिया। इसी तरह मैं अब वापस जाता हूँ, इसको आप पब्लिश करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपका जो पेज है ना वो आ जाएगा। हमने जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया। ठीक है, अब मैं ये मेरा मेन यूआरएल है और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, ये हमारा यूआरएल था। जो हमने पेज बनाया है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा, अभी आप देखेंगे। उसमें हमने चीज़ें तो इतनी ऐड की नहीं, सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। ये देखें हमारा पेज बन चुका है। अब यहाँ से आप इसका पेज जो है कॉपी करेंगे यूआरएल और इसके ऊपर हमने ऐड करना है। तो कस्टमाइज़ में जाएंगे और जो हमारा जो लिंक है ना हमने कस्टम बनाया हुआ था, इसको हम क्लिक करेंगे ताकि जब बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वो हमारे इस पेज के ऊपर चला जाए जहाँ से हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए ये टाइम ले रहा है। ठीक है, ये हमारा हेडर था। इसके ऊपर आप यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्ट उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, मेन्यू था हमारा, मेन्यू के अंदर हम किधर गया हमारा मेन्यू। अच्छा, इसके लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, जो आपका मेन मेन्यू है ना, हाँ ये हमारा मेन मेन्यू आ गया, एडिट मेन्यू। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये सर्विसेज वाला यूआरएल है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो हमारा यूआरएल चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप देखेंगे जैसे चेंजेस हो जाएंगी ना सेव, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये नीचे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा लोकल होस्ट ट्यूटोरियल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। वो जो आगे आपको कुछ नज़र आ रही हैं ना चीज़ें, उनको आप लीव कर दें क्योंकि वो वैसे अभी फ़िलहाल आपको नज़र आ रही हैं। ये थी हमने एक बल्कि पेज बनाया है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक पोस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम डैशबोर्ड में जाएंगे। सेम यही प्रोसेस है पोस्ट का भी, उसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है या इतना मुश्किल काम नहीं है।
ठीक है। और जब आपने चीज़ें करनी हैं आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रैक्टिस करनी है और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इतना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपको फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेम यही प्रोसेस है पोस्ट का भी। अब मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे आपने एक H1 ऐड करना है, फिर आपने पैराग्राफ ऐड करना है, फिर इमेजेस और जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें, सब हेडिंग्स वगैरह वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जब हम एसईओ के ऊपर काम करेंगे ना, फिर ये चीज़ें जो हैं दूसरी देखेंगे कि कंटेंट आपका एसईओ फ्रेंडली कैसे हो, उसके अंदर इमेजेस कैसे एसईओ फ्रेंडली हों, और दूसरी चीज़ें कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये था, हमने आज देखा कि एक वेबसाइट को आप कैसे बना सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मतलब होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है, क्योंकि उस पर पैसे लगते हैं, आप लोकल कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।